हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चलिए, जैसा हम लोगों ने इकोलॉजी के टॉपिक में जो हमारा पोर्शन था उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था। कौन से पार्ट को? तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था मेजर एबायोटिक फैक्टर और उस मेजर एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स के बारे में। यानी हम लोगों ने कल देखा था रेगुलेटर, कन्फर्मर, माइग्रेट और सस्पेंड के बारे में। तो ये चारों टॉपिक होने के बाद में हमारा एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में आज हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है एडेप्टेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं एडेप्टेशन। देखिए एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में अपने आप को फिटेस्ट बना करके, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करके, अपने जैसे स्पेसिफिक कंटिन्यूटी को मेंटेन करवाते हैं, दैट इज एडेप्टेशन। उस लोकल इन्वायरमेंट में हम अपने आप को सुटेबली जैसे भी एडजस्ट कर लें, चाहे अपने अंदर के फिजियोलॉजिकल चेंज में ले आए या अपने बिहेवियर में कुछ चेंज ले आए, जिस वजह से भी, जिस तरह से भी उस लोकल इन्वायरमेंट में अपने आप को फिटेस्ट बनाए रखते हैं, वह कहलाता है हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हर जगह के कुछ न कुछ अलग चीज देखने को मिलती है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख लो कि जो जेरोफाइट प्लांट है, वो उस डेजर्ट एरिया के जो प्लांट हैं, जो जेरोफाइट जहां पानी बहुत कम है, उनके लीफ के ऊपर एक थिक लेयर हो जाते हैं। उनके ऊपर एस्टोमाटा की ओपनिंग रात में होती है, यानी CAM कैम के बारे में आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ा चुके हैं। आपको कैल्कुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, एस्टोमाटा का रात में ओपन होना, दिन में क्लोज होना, ये क्या हुआ? दिस इज द एडेप्टेशन। तो ऐसे एडेप्टेशन के बहुत सारे, ढेरों सारे एग्जाम्पल को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। या फिर जो हिल एरिया होते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में, वहां हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारा बॉडी क्या करता है? आरबीसी के नंबर को बढ़ा लेता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी को मिल सके, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करके और बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन को सप्लाई कर सके। तो ये भी क्या हुआ? एडेप्टेशन हुआ। तो अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरह के हम लोगों को एडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो वही सारे चीजें जो है, वो बातें जो है, हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देते हैं डेफिनेशन एडेप्टेशन की, कि एडेप्टेशन हमारा क्या कहता है। ओके, तो एडेप्टेशन, इट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू survive and reproduce in its habitat many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed अब देखो यहां पर बेटा क्या कह रहा है कि इट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। तो जहां पे हम रहते हैं उस एरिया में अपने आप को इस तरह से बना लेते हैं कि हम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकें। यही हमारा एडेप्टेशन होता है। और एडेप्टेशन हैव एवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। ऐसा नहीं है कि यह एक दिन का खेल है, इसमें हजारों सैकड़ों साल लग जाते हैं किसी एक एरिया में अपने आप को एडेप्टेड बनाने के लिए, यानी कि वहां पे सुटेबली सरवाइव करने के लिए उस लोकल एरिया में।
तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, तो टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड, और ये जेनेटिकली फिक्स होता है। अब इसी के कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सम ऑफ एडेप्टेशन आर एज फॉलो। सम ऑफ एडेप्टेशन आर एज फॉलो। अब जैसे ऐसे बहुत सारे हमने बोला था कि एडेप्टेशन के बहुत सारे एग्जांपल को हम लोग देखेंगे कि जो ये दिखाता है कि उस पार्टिकुलर एरिया में ही वह पार्टिकुलर स्पीशीज का या पार्टिकुलर इंडिविजुअल का सर्वाइवल क्यों हो रहा है, यानी इसके अंदर कुछ एडेप्टेशन है कि वह उस पार्टिकुलर या उस लोकल एरिया में, यानी उस एनवायरमेंट में या उस लोकल एटमॉस्फेयर में वह सर्वाइव कर पा रहा है, यानी दूसरा कोई हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे आप देखो एक एग्जांपल के रूप में कंगारू रैट। कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिका में वो अपने फैट का मेटाबॉलिज्म, कंगारू जो रैट है वह नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में, यानी वहां पे पानी एकदम लगभग नहीं है, वहां पे कंगारू रैट का सर्वाइवल है। कोई दूसरा एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को वहां अडेप्ट किया है। अब अडेप्ट कैसे किया है? कंगारू रैट अपने अंदर के फैट को वह क्या करता है, मेटाबोलाइज करके, और उससे वह वाटर को रिलीज कर लेता है। अब फैट का मेटाबॉलिज्म करके वाटर को रिलीज करता है, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तब वाटर इवॉल्व होगा, वाटर जो निकलेगा उस वाटर को रिलीज, और उस वाटर को भी कंसंट्रेटेड करके एज ए यूरिन के फॉर्म में काफी स्मॉल अमाउंट में वो सिक्रेट करेगा, ये एक्सक्रीट करेगा। अब ये देखो कि दिस इज ए टाइप ऑफ एडेप्टेशन, यह एक तरह का एडेप्टेशन है जो वहां पर वो कंगारू रैट को सर्वाइवल बना रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका, desert is capable of meeting all of its water requirement through its internal fat oxidation where water is released as byproduct, वाटर इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। तो वाटर कैसे बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो रहा है। इट कैन ऑल्सो कंसंट्रेट इट्स यूरिन, इट कैन ऑल्सो concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product, अब आप देख लिए। तो कंगारू रैट एक तो फैट का मेटाबॉलिज्म करके एज ए बाई प्रोडक्ट के जो वाटर निकलेगा उस वाटर को भी कंसंट्रेट करके, यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन के रूप में डिस्चार्ज करेगा, और जो वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला है उस वाटर का अपने बॉडी के दूसरे मेटाबॉलिज्म के रूप में यूज कर लेता है, यानी कम से कम पानी में भी वो उसका सर्वाइवल रह सकता है। जबकि दूसरे एनिमल का वहां पे
उस नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में नहीं हो सकता है। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा कंगारू रैट का। दूसरा देखिए जेरोफाइट प्लांट का। जेरोफाइट प्लांट में अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया कि जेरोफाइट प्लांट में क्या है, लीफ के ऊपर हाईली वैक्स मटेरियल है, एस्टोमाटा का ओपनिंग एस्टोमाटा कम होता है और साथ ही साथ एस्टोमाटा की ओपनिंग जो होती है वह रात में होती है, यानी CAM क्रस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म उसमें चलता है। उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे ओपुंसिया प्लांट हुआ उसमें लीफ जो होते हैं लीफ के रूप में स्पाइन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी सरफेस एरिया कम हो गया। स्टेम जो होता है वह ग्रीन होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लीफ अगर नहीं है कम है तो फोटोसिंथेसिस किससे, स्टेम के पार्ट से भी हो सकता है, स्टेम फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये सारे क्या है, एडेप्टेशन है। जहां पे पानी कम है उस एरिया में इस तरह के प्लांट मिल रहे हैं, यानी उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वह प्लांट अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तो उसी चीज को लिखते हैं, देखिए यहां पर। तो जेरोफाइट हैव थिक क्यूटिकल, जेरोफाइट हैव thick cuticle on their leaf surface, on their leaf surface, and have their stomata arranged, and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss, through transpiration, वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू इसमें वाटर के लॉस क्या होते हैं, काफी कम हो जाते हैं। दे ऑल्सो हैव ए स्पेशल, दे ऑल्सो हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। वो स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे क्या है आप जानते हैं, जो हम CAM के बारे में कह रहे हैं बार बार। They also have a special photosynthetic pathway। तो स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे क्या है, तो CAM के बारे में। ओके, तो चलिए लिखते हैं उसको। फोटोसिंथेटिक पाथवे called CAM pathway that enable their stomata to open ड्यूरिंग नाइट, यानी स्टोमाटा कब ओपन होंगे, तो नाइट में स्टोमाटा ओपन हो, जिससे वाटर के लॉस काफी कम हो जाए। इसी के लिए वो अपने स्टोमाटा को रात में ओपन करता है। ओके, अब कहते हैं इन सम डेजर्ट प्लांट, in some desert plant minimize like opuntia, अभी जो हम बताए थे आपको, लाइक ओपुंसिया
leaves modified into a spine, leaf modified into a spine to minimize water loss, to minimize water loss. Under such conditions, a stem becomes flattened, green color, जो बताया कि स्टेम ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, and perform photosynthesis activity of plant. ओके, अब आइए थर्ड में देखते हैं हम लोग। तो ये प्लांट का हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा कहते हैं, जैसे हम लोगों ने एलन रूल देखा था, एलन जॉर्डन हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। एलन रूल में यही चीज था कि जो कोल्डर एरिया के मैमल्स होते हैं उनके ईयर और लेग्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू हॉटर एरिया के। तो वो भी क्या हुआ, वो भी एक तरह का एडेप्टेशन हुआ कि कोल्डर एरिया में अगर है और जितना बड़ा ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होंगे। तो कहता है मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट have shorter ear, and limb, limbs to minimize heat loss, तो देख लिए हम लोग। अब नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं हम लोग। देखो पोलर एरिया के जो सी हैं, समुद्र जो पार्ट है जो पोलर एरिया में आते हैं, वहां के सी में के जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनके ऊपर एक स्पेशल थिक लेयर होता है फैट का, जो एज इंसुलेटर के रूप में काम करता है। उससे क्या होती है फायदा, तो वो उसको इंसुलेटर के रूप में काम इसलिए करता है क्योंकि वहां पे उसको वो हीट लॉस होने में मदद करेगा, यानी हीट लॉस को नहीं होने देगा, प्रिवेंट करेगा हीट लॉस को, जिससे उस एक्वेटिक एनिमल के बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। क्योंकि पोलर एरिया के सी में माइनस में टेम्परेचर रहता है और किसी एनिमल के बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर माइनस में नहीं हो सकते हैं। तो वो जो थिक लेयर ऑफ फैट का है वो ये इंसुलेटर के रूप में काम करता है। इसी चीज को कहा तो पोलर एरिया के सी के एक्वेटिक एनिमल में। तो कहते हैं इन पोलर एरिया सी, a thick layer of fat, is found in aquatic mammals, it acts as insulator and reduce loss of body heat and reduce loss of body heat।
तो वो क्या रिड्यूस करता है? इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। तो इंसुलेटर के रूप में काम करके बॉडी के हीट को यानी कि रिड्यूस होने में रोकेगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर जो बात की थी किसकी, ये 4 तक एग्जांपल हो गया एडेप्टेशन की। ये सभी एग्जांपल जो है वो एडेप्टेशन के चल रहे हैं कि पोलर एरिया के सभी जगह के एनिमल के, जो एक्वेटिक एनिमल टेरेस्ट्रियल पार्ट के हैं, जैसे आप देख लो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, उसके एक्वेटिक एनिमल में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो पोलर एरिया के सी हैं उसमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये 4 एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। अभी आगे देखते हैं जो अभी आपको हम बताए थे क्या, तो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में तो वहां पर एयर का प्रेशर कम होता है, जिसके वजह से आरबीसी की काउंट बढ़ जाती है ताकि वो बॉडी के अंदर O2 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो यह भी एक एडेप्टेशन है वहां के उस लोगों के लिए। इसको भी देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसको देखेंगे अब 5 नंबर को। ओके, तो एट हाई एल्टीट्यूड वेयर बॉडी at high altitude where body does not get enough where body does not get enough oxygen due to low atmospheric pressure and cause nausea, fatigue and cause nausea, तो जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो हेडेक होना, वोमिटिंग का फीलिंग होना, घबराहट होना, मसल्स में फैटिंग होना, ये सब चीज जो है वो कॉमन हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी, बॉडी में एटीपी का सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, तुरंत अपने आरबीसी के नंबर के काउंट को बढ़ा लेगा। तो ज्यादा आरबीसी होगा तो ज्यादा O2 की बाइंडिंग करेगा हमारे लंग्स के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी और पूरे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो सकेगा। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कॉज नॉजिया, फैटिग and heart palpitation, हार्ट जो है बार बार पल्पेट करेगा, हार्ट palpitation। under this condition इस कंडीशन में हमारा बॉडी क्या करेगा, बॉडी इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, बॉडी इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, डिक्रीज बाइंडिंग कैपेसिटी, अब यहां पर ये कंफ्यूजन है। अभी हम बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़ जाएगी, लंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा O2 ज्यादा से ज्यादा आरबीसी के साथ बाइंड करेगा, एंड डिक्रीज बाइंडिंग कैपेसिटी, ये कैपेसिटी की बात हो रही है।
मतलब जो पार्टिकुलर ऑर्गन तक या टिश्यू तक जब वो आरबीसी O2 को लेके पहुंचेगा तो वहां पे बाइंडिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देगा ताकि आसानी से O2 और आरबीसी सेपरेट हो जाएं और वो O2 का यूटिलाइजेशन वो पार्टिकुलर सेल कर ले, यानी टिश्यू के सेल कर लें। तो इसको कहते हैं डिक्रीज बाइंडिंग कैपेसिटी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये क्या बात हो गई ऑफ हेमोग्लोबिन एंड इंक्रीज बाइंडिंग रेट। अब आ गया देखिए, एंड इंक्रीज बाइंडिंग रेट। तो बाइंडिंग रेट इंक्रीज करेगा कहां? तो लंग्स में O2 और आरबीसी की बाइंडिंग रेट इंक्रीज करेगी, साथ ही साथ O2 का किसी सेल के साथ बाइंडिंग होने की कैपेसिटी जो टेंडेंसी वो इंक्रीज करेगी। ओके, तो ये इस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस करके एक जो एडेप्टेशन है उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को सर्वाइवल के लिए बनाते हैं, जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं या जो एनिमल है उसके लिए है या। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहते हैं इन मोस्ट एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, most animal the metabolic reaction। मेरे मार्कर में थोड़ी इंक कम पड़ रहे हैं, देखता हूं और कोई दूसरा मार्कर हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शन और एंटायर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एंटायर physiological function proceeds optimally in a narrow temperature range. In human it occurs at 37 degree Celsius temperature, but in thermophile it occurs at 70 to 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइवल बना लेता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। तो हमारे अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है, इसका मतलब वो उसका भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके सर्वाइवल का। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं थर्मोफाइल्स जो 70 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी सर्वाइवल बनाए रखते हैं। तो वहां पर ये क्या हुआ, तो वो उस बैक्टीरिया का उस टेम्परेचर पे एडेप्टेशन है और हमारा बॉडी 37 पे सबसे अच्छा रहता है, तो ये हमारे बॉडी का एडेप्टेशन है। तो यहाँ पर वही चीज कह रहा था, उस हिसाब से ये जो फिजियोलॉजी है और बॉडी का जो मेंटेन टेम्परेचर है वो अरेंज होता है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी के फिजियोलॉजी पे, बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे, कि कौन सा मेटाबॉलिज्म का रेट कितना होगा जिससे बॉडी के टेम्परेचर इतना मेंटेन होंगे। तो हर ऑर्गेनिज्म का, हर एक पार्टिकुलर एरिया का ये जो मेटाबॉलिज्म है वो वैरी करता है। ओके, मेरा इंक भी खत्म है और मेरे मार्कर में भी इंक खत्म है, सो आई विल टेक ओनली 1 मिनट मैक्सिमम, प्लीज वेट। सॉरी।
मुझे चलो ऊपर वाले की कृपा से थोड़ी सी इंक निकली है, जिससे अभी हमारा काम चल जाएगा। और मैं थोड़ा एक और अटेम्प्ट लेता हूँ, शायद इसमें भी आ जाए, जिससे हमारा पूरा एक्चुअल जिस बोतल में इंक है उसमें अभी पिक करना बाकी है, जिससे इंक अभी उसमें से बाहर नहीं आ रहा है। चलिए, तो बेटा इस तरह से ये जो एडेप्टेशन के ये सब एग्जांपल जो है वो हम लोगों ने देखा है। अभी और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि और जो है वो हम लोग देखते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल अंटार्कटिक फिश पे। अंटार्कटिक फिश बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर लेता है, ये कैसे पॉसिबल है। चलिए आइए देखते हैं। ये 6 हो गया था, नेक्स्ट 7 हम लोग एग्जांपल देखेंगे एडेप्टेशन का। Antarctic fish can survive below 0 degree. Below 0 degree, the body fluid of these fishes contain, यानी बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर पे तो उसके बॉडी के अंदर के जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्रीज हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी वो फ्रीज नहीं होते, यानी कि बर्फ नहीं, जो भी अब हम ही है 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे बॉडी को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो हमारा ब्लड क्या लिक्विड फॉर्म में रह पाएगा? नहीं, यानी जो भी बॉडी के फ्लूइड है वो फ्रीज हो जाएंगे। तो उस तरह से इस फिश का सर्वाइवल 0 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी उसके बॉडी के अंदर का बॉडी फ्लूइड ये सर्वाइव कर, इसका मतलब फ्रीज नहीं हो रहे हैं। तो उसी के बारे में देखिए कि अंटार्कटिक फिश कैन सर्वाइव बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस। द बॉडी फ्लूइड ऑफ दिस फिशेस, the body fluid of these fishes contain antifreeze solute, which can they manage to keep manage to keep their body fluid their body fluid from freezing। इसके बॉडी में एक स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो उसके बॉडी फ्लूइड को फ्रीज होने से बचाते हैं। यह एक एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट आइए अब देखते हैं हम लोग a large variety of invertebrate and fishes are adapted biochemically adapted
biochemically, adapted biochemically to survive great depth, to survive great depth, to survive great depth in the ocean, depth in the ocean, where the pressure could be, where the pressure could be 100 times than the normal atmospheric pressure, than the normal atmospheric pressure. तो क्या कह रहे हैं कि large bacterial invertebrate and fishes are adapted biochemically to survive great depth. समुद्र के उतनी गहराई में, जैसे जैसे समुद्र की गहराई में नीचे की ओर जाते हैं प्रेशर बढ़ते चला जाता है। सबमरीन का नाम सुना होगा, इंडियन सबमरीन, जो भी हर कंट्री का एक अपना, यानी पनडुब्बी। समुद्र के जितने डेप्थ तक में जाएगी उस पनडुब्बी के ऊपर उतना प्रेशर बढ़ते चला जाएगा, वाटर का प्रेशर उसके ऊपर आएगा ना भाई, तो वो वाटर के प्रेशर को ज्यादा झेलता है। तो जितनी गहराई में हम जाते हैं उतना वाटर का प्रेशर बढ़ते चला जाता है। तो आप देखो कि वही कह रहा है कि सर्वाइव ग्रेट डेप्थ इन दी ओशियन वेयर द प्रेशर कुड बी, यानी कि उस गहराई तक में वो सर्वाइवल बनाता है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स ज्यादा प्रेशर हो जाता है, फिर भी वो सर्वाइव करता है। तो ये क्या है, यह भी एक एडेप्टेशन है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, अब आइए हम लोग देखेंगे 9। सम ऑर्गेनिज्म लाइक डेजर्ट लेजर्ड organism like desert lizard lack the physiological ability to cope with extreme temperature, but manage the body temperature, by behavioral means. They bask in the sun, जो लिजार्ड वगैरह होते हैं, जब उनको लगता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो सनलाइट में, डायरेक्ट धूप में जाकर के वो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। मतलब बैठना हमारे जैसा खड़ा होना बैठना नहीं है, हम लोग लिजार्ड की बात कर रहे हैं। तो मतलब सन के डायरेक्ट सन के सामने आ जाएंगे और घंटों बैठ करके सन के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब उनको लगेगा कि अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है तब वो किसी सेड प्लेस में चले जाएंगे। या जब उनको लगेगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो किसी सेड प्लेस में जाकर के अपने बॉडी के टेम्परेचर को रिलीज करते हैं। और जब टेम्परेचर लगता है बहुत कम हो गया है तो डायरेक्ट सन बास्क को लेकर के, जैसे आप समुद्र के किनारे कहीं पे देखते हो किसी फॉरेनर को या कोई भी इंडियन को, उसे सन बाथ कहते हैं। यानी कम से कम कपड़े पहन के बॉडी के मैक्सिमम पार्ट को धूप में डायरेक्ट रख देना। तो वाटर सन लाइट से क्या होता है, विटामिन डी बनते हैं हमारे बॉडी में। तो उसी तरह ये जो लिजार्ड वगैरह होते हैं वो सन बाथ करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वही कहता है कि दे बास्क इन द सन, they bask in the sun and absorb heat
and absorb heat when their body temperature and absorb heat when their body temperature drop below। तो when their body temperature drop below यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत नीचे यानी कम हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, सन बाथ लेकर के इस तरह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ तक की जो बातें हैं बेटा वो सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हम लोगों ने पूरा किया है और ये एग्जाम्पल 1 by 1 करके इस तरह से 9 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया है। अब कुछ एडेप्टेशन की हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे एडेप्टेशन जो जेरोफाइट में देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे एडेप्टेशन जो एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे एडेप्टेशन जो हाईली सैलिनिटी एरिया में यानी लैगून्स के प्लांट जो होते हैं उसमें। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या एडेप्टेशन है दिख रहा है, उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन क्या है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन फॉर वाटर एबंडेंस। एडेप्टेशन फॉर वाटर एबंडेंस। वाटर एबंडेंस कहने का मतलब हाइड्रोफाइट के लिए एडेप्टेशन फॉर हाइड्रोफाइट जो एक्वेटिक प्लांट हैं उसके लिए। ओके, हाइड्रोफाइट कहते हैं प्लांट ग्रोइंग इन वाटर। हाइड्रोफाइट्स का मतलब प्लांट ग्रोइंग इन वाटर, जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रोइंग इन वाटर। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कॉर्निया है, पिस्टिया, ये सब सारे प्लांट जो है वो हाइड्रोफाइट होते हैं। तो जैसे हाइड्रिला, वॉल्फिया, हाइड्रिला का स्पेलिंग है HYDRI, हाइड्रिला, फिर वॉल्फिया WOLFIA। वॉल्फिया प्लांट कैसा प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म है तो कैसा है, कुछ खासियत है इसकी, ये आपको हमने प्लांट किंगडम में बताया है। वॉल्फिया प्लांट का आप मुझे याद करके बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा कि वॉल्फिया कैसा प्लांट है। ठीक है, वॉल्फिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। ठीक है, इक्विलिप्टस को याद कीजिए, इक्विलिप्टस कैसा प्लांट है, वॉल्फिया कैसा प्लांट है, दोनों को आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि क्या दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या लिखवाया था मैंने। ओके, तो हाइड्रिला हो गया, वॉल्फिया हो गया, ट्रापा पॉलीगेनम हो गया, ट्रापा पॉलीगोनम। ठीक है, तो ये सब जो है वो प्लांट। अब इनके मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, इनका मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या क्या है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की अगर बात करें तो इसमें रूट जो है मोस्टली एब्सेंट होते हैं, जनरली रूट एब्सेंट। एग्जाम्पल के रूप में साल्विनिया, वॉल्फिया, वॉल्फिया। ओके, और पुअरली डेवलप होंगे या कैसे होंगे, पुअरली डेवलप होंगे। जैसे हाइड्रिला, ये हो गया हाइड्रिला प्लांट। ओके,
या तो रूट होंगे नहीं, और होगा भी तो बहुत थोड़े हैं, यानी पुअरली डेवलप होंगे। तो पुअरली डेवलप का एग्जांपल हाइड्रिला है, और एक्सेंट के एग्जांपल साल्विनिया एंड वॉल्फिया है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट बातें देखते हैं हम लोग इसमें। रूट पॉकेट आर प्रेजेंट एज रूट pockets are present as balancing organ in एजोला। एजोला प्लांट जो है, एजोला प्लांट क्यों इंपॉर्टेंस है? ठीक है, एजोला प्लांट का कोई रिलेशन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन से या कुछ ऐसा, वो भी मुझे बताइएगा। आपको बताना है एजोला का, वॉल्फिया का एंड इकोलिप्टस की क्या खासियत, किस लिए इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 चीज अभी तक हो चुके हैं आपको बताने के लिए, और इकॉर्निया, पिस्टिया, इटीसी। इकॉर्निया, पिस्टिया, इकॉर्निया को क्या कहते हैं? इकॉर्निया पिस्टिया इज आल्सो नोन एज, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, 2016 में इससे क्वेश्चन आया था इकॉर्निया से, तो इसलिए इसका नाम याद रखिए क्यों यह फेमस है। स्टेम इज लॉन्ग सिलेंडर स्पॉन्जी। अब इसकी स्टेम कैसे कहते हैं? द स्टेम इज लॉन्ग सिलेंडर स्पॉन्जी, ये स्टेम का है। ठीक, उसके बाद पेटियोल में भी स्वेलेन और स्पॉन्जी। पेटियोल में भी swollen and spongy leaves, एग्जाम्पल में इकॉर्निया। ओके, submerged hydrophytes have thin long submerged hydrophytes have thin submerged and strong, hydrophytes have thin, long ribbon shaped leaves वेलिस्नेरिया, एग्जाम्पल में वेलिस्नेरिया। ओके, साथ ही साथ लीव्स कोटेड विथ वैक्स। वैक्स से कोटेड होने से, क्योंकि पानी में वह सड़ेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो वैक्स का कोटेड एक लेयर हो गया जिससे पानी का इफेक्ट उस लीफ के ऊपर नहीं हो पाता है, तो इसलिए लीफ कोटेड विथ वैक्स। ओके, एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स शो हाइड्रोफिली emergent hydrophytes so emergent hydrophytes so hydrophily that is leaves below the water are long narrow, that is the leaves below the water are long narrow and water are long narrow and dissected and outside the water ये जो बातें हुई है मॉर्फोलॉजी की हो गई, यानी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो है वो हाइड्रोफाइट में क्या क्या दिखते हैं।
तो ये सारी बातें जो है वह मॉर्फोलॉजिकल हो गए, ठीक है। तो यहां तक की बातें, आई थिंक ये लास्ट लाइन आपको शायद नहीं दिखाई दे, ये हमारा जो फ्रेम है उससे थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक है। इस लास्ट लाइन को ऊपर लिखता हूं मैं। तो emergent hydrophytes show hydrophily that is live below the water are long, narrow and dissected and outside the वाटर, ये सेंटेंस लिखे थे हम। तो यहां तक की हमारी बातें जो है वो पूरी हो गई। ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हुआ, किसके लिए? तो हाइड्रोफाइट के लिए, ओके। अब इसी का हम लोग एनाटॉमिकल यानी एनाटॉमी में क्या क्या इसमें एडेप्टेशन होता है वो देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल के बाद में एनाटॉमिकल। अब आइए एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। तो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन क्या क्या होता है इसमें? तो प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का मॉडिफाइड फॉर्म एरेनकाइमा है, ओके। यानी जब पैरेनकाइमेटस टिश्यू में एयर कैविटी होती है तो उसको कहते हैं एरेनकाइमा, जो एक्वेटिक प्लांट को वाटर के ऊपर फ्लोट करने में मदद करता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, पहला ये काम हुआ। फिर उसके बाद देखिए मैकेनिकल टिश्यू दैट इज एरेनकाइमा मोस्टली एब्सेंट। मैकेनिकल, क्योंकि इसे स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, इसे निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ नहीं करना है स्टेम को, इसीलिए यह क्या आता है? तो कहता है मैकेनिकल टिश्यू दैट इज sclerenchyma मोस्टली एब्सेंट। जाइलम पुअरली डेवलप, क्योंकि जाइलम क्या करता है? जाइलम का रोल क्या है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो तो वाटर में है ही, तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन कराने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसीलिए जाइलम पुअरली डेवलप, जाइलम ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, जरूरत नहीं है ज्यादा। क्यूटिकल इज एब्सेंट, क्यूटिकल इज, पानी की कमी नहीं है तो ट्रांसपायरेशन जितना भी है, क्यूटिकल इज एब्सेंट। स्टोमाटा आर एब्सेंट, स्टोमाटा आर। एक और क्वेश्चन आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन किस प्लांट में होता है? एक्वेटिक प्लांट में, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट में, ठीक है, या फिर डेजर्ट प्लांट में। तीन ऑप्शन है, आपको ये पता करके बताना है। पहले तो आपको मैंने क्या दिया? इक्लिप्टस क्या है, वॉल्फिया क्या है, और इकॉर्निया आया, इकॉर्निया के बारे में बताना है। फिर आपको एक बताना है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सबसे हाई किस में होता है, ओके।
4 क्वेश्चन है आपको बताने के लिए। स्टोमाटा आर एब्सेंट, तो स्टोमाटा जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर एंड एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर, तो एपिडर्मिस जो होते हैं वो सिंगल लेयर के होते हैं। ओके, अब चलिए यहां की बातें हो गई बेटा। इसके बाद में आइए एडेप्टेशन फॉर जेरोफाइट। एडेप्टेशन फॉर जेरोफाइट। जेरोफाइट प्लांट का एग्जांपल जो है वो कौन कौन है, तो वह है ओपुंसिया, एलोई, अगेव, कैसुआरिना, कैलोट्रोपिस, ओके। अब इसमें मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, तो यानी इसमें मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इसका देखिए, वेल डेवलप प्रोफ्यूज ब्रांच, यानी रूट बहुत वेल डेवलप होंगे। जबकि आप देखो कि वाटर वाले एक्वेटिक प्लांट में रूट एब्सेंट है, जबकि इसमें इसको पानी ज्यादा चाहिए, तो जितना ज्यादा रूट फैलेगा यानी हर एक एरिया से उतना ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो कहते हैं वेल डेवलप प्रोफ्यूज branch and a spread root, branch and a spread and a root is present, and a spreaded root is present. Okay, a stem is generally hard, a stem is generally hard and woody with thick bark, leaves are generally caducous, जैसे यूफोर्बिया। फिर आइए ओके, अब आइए अब एनाटॉमिकल एडेप्टेशन देखेंगे हम लोग किसका, जेरोफाइट का जो चल रहा है। तो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन क्या क्या होता है इसमें, किसमें, जीरोफाइट में। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन तो देख लिया जीरोफाइट का। अब इसी जीरोफाइट का एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, presence of
thick cuticle on leaf and stem, leaf and stem, epidermis, leaf and stem, epidermis, presence of waxy layer, presence of waxy layer on epidermis of leaf, on epidermis of leaves. ओके, फिर थर्ड देखिए नेक्स्ट, इसमें स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी इज, स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी इज reduce sunken stomata are present, sunken स्टोमाटा फोटोसिंथेसिस में कराया है और एनाटॉमी में भी बताया, दो जगह आए हैं। संकेन स्टोमाटा आर, देखो बेटा बताने का हम अभी ही बता दें, संकेन स्टोमाटा भी आपको खोज के बताना है। 5 चीजें हो गई, यूकेलिप्टस, वोल्फिया, इकॉर्निया और साथ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किसमें हाई होता है और संकेन स्टोमाटा क्या है। 5 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको दिया है, जिसको आपको खोज के मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके, तो संकेन स्टोमाटा प्रेजेंट, मैकेनिकल टिश्यू वेल डेवलप्ड, मैकेनिकल टिश्यू well developed, epidermis may be multiple, epidermis may be multiple, water storage tissue is present, water स्टोरेज टिश्यू इज, जिस चीज की कमी होती है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जब लगा गवर्नमेंट लॉकडाउन करने वाली है, तो लगा कि ये दुनिया का आखिरी किराने का दुकान है, जितना सामान मिल रहा है सब लेके घर में पैक करके रख दो, जिसकी जरूरत नहीं है। मान लो कि महीने में हमारी 20 kg आटे की खपत होती है, हम 50 kg आटा को स्टोर कर लिए। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है फ्यूचर में खत्म होने वाला है। तो उसी तरह इसमें वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हो सकता है पानी मिल रहा है लेकिन अभी कब इसमें, क्योंकि डेजर्ट एरिया में होते हैं, पानी की कमी होती है, तो वाटर को जिस चीज की कमी हो सकती है उस चीज को हम स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर वाटर स्टोरेज टिश्यू इज प्रेजेंट, उसी के लिए होता है वाटर स्टोरेज टिश्यू। ओके, अब आइए नेक्स्ट, एडेप्टेशन फॉर हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स के लिए क्या क्या एडेप्टेशन है, यानी जो हाई सैलिनिटी एरिया में रहते हैं उसको हैलोफाइट्स, हाई निटी प्लांट, ठीक है। तो अब उनका एडेप्टेशन, पहले मॉर्फोलॉजिकल, उनका अगर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें हम लोग, तो आप लोग मॉर्फोलॉजी में दे पढ़े होंगे निमेटोफोर एंड निमेटोथोड के बारे में। मैनग्रूव प्लांट जो होता क्या है कि जो प्लांट वाटर के अंदर या जो दलदल वाले एरिया होते हैं वहां पे वह रूट जो है रिस्पायरेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रूट जो है निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करके आउटसाइड द सॉइल आता है और उसके अंदर एक पोर का फॉर्मेशन होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है। ये पूरा डिटेल आपको मॉर्फोलॉजी में चला होगा, तो ये पूरी बातें मैंने ऐसे बता भी दी, लेकिन बहुत कम में लिखा कि आपको याद दिला देता हूं बस। ओके, तो क्या कहता है, स्पेशलाइज्ड रूट इन मैनग्रोव, स्पेशलाइज्ड रूट
in mangrove called nematophore. Called nematophores. Mostly succulent और फ्लेसी स्टेम। ठीक है, तो रूट के बारे में बस इतना। निमेटोफोर क्या होता है, निमेटोफोर इसमें होते हैं, वो सारा चीज आप जानते हैं, नहीं जानते तो रिवाइज कीजिए मॉर्फोलॉजी में, इसी बहाने उस टॉपिक का रिवीजन आपका होगा। ओके, और एवरग्रीन थीन लेदरी लीफ, एवरग्रीन लेदरी लीफ, तो लीफ जो होंगे वो एवरग्रीन और लेदरी ग्रीन होंगे। अब मॉर्फोलॉजी हो गया इसका, तो एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी हुआ तो फिर अब एनाटॉमी को देखेंगे। किसका एनाटॉमी, तो ये हैलोफाइट्स का एनाटॉमी में देखिए, इसमें क्या कहते हैं, पेरिसाइकल इज रेनकाइमेटस, पेरिसाइकल इज स्कैलरिन काइमेटस, 3 to 4 layer, vascular tissue is well developed, vascular tissue is well developed, sunken stomata are present, sunken stomata प्रेजेंट, तो स्टोमाटा, संकीर्ण स्टोमाटा इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसका एनाटॉमिकल यानी एडेप्टेशन हुआ। तो इस तरह से एडेप्टेशन की जो बातें थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एडेप्टेशन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो है पॉपुलेशन, और उसी पॉपुलेशन के टॉपिक में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। क्या होता है पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ये सब जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ऑलरेडी ये इकोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है। इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर हैं, उन 4 चैप्टर में से स्टार्टिंग के 2 बड़े बड़े चैप्टर हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इससे रहते हैं। अब अगर जो ये जो रनिंग चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो एडेप्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद जो पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कराएंगे आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से एंड रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सबसे क्वेश्चन रहते हैं, आपको ये सब करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो थोड़ा सा आप लोग उसको पढ़ लेंगे और जो जो क्वेश्चन मैंने आज दिया है आप लोगों को करने के लिए वो क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर से आपको रिप्लाई करना है। कम से कम मुझे ये पता चलता है कि अभी कौन कौन से बच्चे किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं भेजते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना। आप देखो कि इस बार का जो रिजल्ट इतना अच्छा हुआ है उसका फैक्टर जाके बात करो उन बच्चों से, क्या है वो सभी बच्चे हम लोगों के कांटेक्ट में थे, और जो बच्चे ने कांटेक्ट तोड़ा है ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन जो ऐसे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है जिसका एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि इतना बुरा रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट टाइम पे एकदम कांटेक्ट खत्म, घर पे सोचे कि रह करके हम पढ़ाई कर लेंगे, हम बहुत टॉप सिंह हैं। जो ऐसा करेगा बेटा उसका सिर्फ नुकसान होगा, और कोई टीचर या कोई भी ये नहीं चाहता है, कोई भी संस्थान भी नहीं चाहती है, चाहे आपका स्कूल हो, कोचिंग हो, कोई भी हो, कि हमारे यहाँ के बच्चे का रिजल्ट कुछ भी गड़बड़ हो किसी भी फैक्टर से। हर टीचर और हर संस्थान अपनी जी जान लगा देती है।
तो प्लीज आप लोग भी रिप्लाई कीजिए, जो क्वेश्चन है उसको बताइए, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। अगर मैं आज नहीं बता पाऊँ तो 2 दिन के बाद बताऊंगा, 1 दिन के बाद बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। या हो सके आप, मैं भूल भी गया तो आप कॉल कर लो, रिमाइंड करा दो। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई ईगो इसमें नहीं घट जाएगा कि मैं सर को क्यों रिमाइंड कराऊं, ऐसा नहीं है। बट हम लोग वी आर ए फैमिली, इस तरह से चीज़ों को हमें सिर्फ रिजल्ट पे देखना है कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मिशन एक ही है, वह है रिजल्ट। चाहे उस रिजल्ट के लिए कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे और कुछ नहीं। बस एक बार बस सब चीज नॉर्मल हो जाए, फिर हम लोग एक बार बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट के लिए अब किया जा सकता है। रात दिन जब तक ये सोचेंगे ना कि रिजल्ट के लिए अब क्या क्या कर सकते, तभी जाकर कुछ होगा। तो प्लीज जो भी करना पड़े कीजिए, बस रिजल्ट के लिए कीजिए। ये आपके करियर के लिए है, आपके पेरेंट के लिए है, और उसके बाद में बचा कुचा पार्ट हमारे लिए है कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो उससे हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन पहले आपका करियर बनेगा और आपके पेरेंट का नाम होगा। ओके, बहुत एक्सपेक्टेशन से हर पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी, और प्लीज आप इस क्वेश्चन के आंसर को भेजिए मुझे, जो भी डाउट है वो करते रहिए, और MCQ लगाना अब स्टार्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।